मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने बहुत सेंसिटिव होंगे। इनमें कोई भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। इस वर्ष का जो राजा है वो तो गुरु है। राजा गुरु है, सूर्य नहीं है। राजा शिष्य भी जो है गुरु है। जो मंत्री है वो मंगल है। जो दुर्गेश है वो चंद्रमा है। यानी कि विक्रम संवत जो कि रौद्र संवत है उसमें सूर्य ग्रह मंडल के राजा सूर्य को कोई भी रोल नहीं मिला है। ओके। यानी अगर हम देखें तो सूर्य का को रोल ना मिलने के कारण ये राजा के विहीन है, राजा विहीन संवत है। इससे ये जाहिर होता है कि संसार में बहुत से सत्ता परिवर्तन होंगे। किन एरियाज में कुछ बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है 2026 में इंडिया के लिए? भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। हालांकि चौथी सैनिक शक्ति है, लेकिन हमारा जो गैप है तीसरी सैनिक शक्ति और चौथी सैनिक शक्ति के बीच का बहुत बड़ा है, वो कम होगा। और 2031 से पहले पहले हम संसार की तीसरी बड़ी सैनिक शक्ति भी होंगे। राहु केतु का जो गोचर है उस पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कि वो तो 2026 के एंड में ही हो रहा है, तो फिर उनकी एनर्जी कैसे अफेक्ट करेगी? 2026 में एंड होते होते राहु का जो धरती पे प्रभाव बढ़ेगा। तो राहु क्या है? छाया ग्रह है। वही मैंने जो कहा साइंस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देगा आगे की तरफ। और जो है राहु नीच जातियों का भी कारक है। और मैंने कहा मकर संक्रांति तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होंगी। आज हम जो बात करते हैं दलित वर्ग की या पिछड़ों की, या जो हमारे पॉलिटिक्स में बात हो रही है जातिगत जनगणना की, वो मूर्त रूप ले जाएगी, यानी वो शुरुआत हो जाएगी। विश्व में भयंकर युद्ध की स्थितियां बनेंगी। और ये किस महीने के बीच में होगा सर एग्जैक्ट? ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, अप्रैल से जून जुलाई के महीने का समय बहुत ही सेंसिटिव है पूरे विश्व के लिए। मतलब ग्लोबली बहुत कुछ, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो मतलब 2026 में एक वर्ल्ड वॉर की बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो है आशंका है। भगवान ना करे। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये आइंस्टीन के वर्ड हैं। लेकिन मैं आपको फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बारे में बता सकता हूँ कैसे होगी। अच्छा। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। 2026 को सूर्य का साल कहा जा रहा है। न्यूमरोलॉजिकली 2026 इज द ईयर ऑफ सन। अब सन की एनर्जी क्या कुछ लेकर आएगी, ग्लोबल लेवल पर क्या प्रेडिक्शंस है, मेजर प्रेडिक्शंस क्या हैं, आज हमने उन पर चर्चा की। इंडिया के लिए क्या कुछ होगा 2026 में, इस पर हमने बात की है। साथ ही साथ 2026 में जो मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जुपिटर का ट्रांजिट, राहु केतु का ट्रांजिट, वो क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो आज के पॉडकास्ट में इसी पर चर्चा हुई है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं वो एक लाल किताब एक्सपर्ट है, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनके पहले पॉडकास्ट को आपने बहुत पसंद किया है, बहुत व्यूज़ आए हैं उन पर। और आज एक बार फिर से वो मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी राकेश कथुरिया सर का। सर वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से जुड़े हमारे साथ। और आज एक बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही यूज़फुल पॉडकास्ट आज ऑडियंस को मिलने वाला है, क्योंकि हम 2026 में होने वाले बड़े गोचरों की बात करने वाले हैं, जो बड़े ट्रांजिट 2026 में होंगे। इंडिया के लेवल पर क्या क्या प्रेडिक्शंस होंगे और ग्लोबली क्या कुछ होगा, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सर, इससे पहले कि हम गोचर की बात करें, ट्रांजिट की बात करें, प्रेडिक्शंस की बात करें, 2026 की जनरल एनर्जी मैं पहले आपसे समझना चाहूँगी। 2026 जो वर्ष है, इसमें शनि देव जी का भ्रमण मीन राशि में रहेगा पूरे साल। इसमें ये वक्रगति से भी चलेंगे, फिर मार्गी भी होंगे। और जो गुरुदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति, उनका जो गोचर है साल के प्रारंभ में मिथुन राशि में वक्रगति से होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से वक्री हो रहे हैं। 5 दिसंबर 2025 को ये मिथुन राशि में वक्रगति से प्रवेश करेंगे जी। और 2026 के 11 मार्च तक ये मिथुन में वक्री रहेंगे। ओके।
और 11 मार्च के बाद ये मार्गी होके और जून के प्रारंभ में 2 जून को ये कर्क राशि में आएंगे और अतिचारी गति से चलते हुए ये अक्टूबर के एंड में प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। जबकि एक राशि में ये लगभग 12.5-13 महीने रहते हैं। सिर्फ 5 महीने में ये अतिचारी होते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है कुंभ राशि में रहेगा, लेकिन 5 दिसंबर 2026 को ये कुंभ से मकर में जाएगा। केतु जो है सिंह राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर 2026 को। तो ये मुख्य 4 ग्रह जो हैं बड़े, उनकी स्थिति ये रहेगी। बाकी जो सूर्य है हर महीने में राशि परिवर्तन करता है 30 दिन के बाद। इसकी जो तिथि होती है 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में ये अपना जो है संक्रांति करता है। बुध जो है लगभग 25 दिन में राशि बदल जाता है। शुक्र जो है लगभग 22-23 दिन में राशि बदलता है। मंगल लगभग 45 दिन में राशि में परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। तो इस तरह से ग्रहों की स्थितियां चलती चलेंगी। और जिस समय सूर्योदय होगा सुबह दिल्ली में 1 जनवरी 2026 को, उस समय बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल धनु राशि में होंगे। उनकी ऊपर पूरी दृष्टि गुरु की होगी। मिथुन राशि से समसप्तक होंगे, तो शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन फरवरी के महीने में ये सारे ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे और ये राहु के साथ द्विद्वादश बनाएंगे और केतु के साथ षडाष्टक बना देंगे जी। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। और मकर संक्रांति जो हमारी 14 जनवरी 2026 को होगी, मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब सूर्यदेव ग्रह मंडल के राजा दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं, यानी कि हमारे पितृलोक से वो देवलोक में प्रवेश करते हैं। 6 महीने वो पितृलोक में रहते हैं, दक्षिणायन कहलाता है, और 6 महीने वो देवलोक में रहते हैं जो कि उत्तरायण कहलाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी बोला जाता है। और इस बार की जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को दोपहर के बाद होगी और ये भूत जाति की कहलाती है। ये इससे जो उच्च जाति के लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उन पे बुरा प्रभाव आएगा, लेकिन जो निम्न जाति के जो गरीब प्रजा है उनके लिए ये अच्छी रहेगी। ये भूत जाति की संक्रांति जो है बाघ के वाहन पे और घोड़ा इसका उपवाहन होगा और ये पीले वस्त्र पहन के चांदी के पात्र में खीर का भोजन करते हुए प्रवेश करेगी। ये हमारी टर्मिनोलॉजी होती है। ये काफी वैदिक की ये थोड़ी टिपिकल होती है। Yeah. और ये मकर संक्रांति जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, नहीं होगी। और इसमें जो मेटल के रेट्स हैं बहुत उथल पुथल होगी। जैसे सोना, चांदी और दूसरे धातु हैं, उनके जो भाव बहुत ऊंचे नीचे होंगे, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत मिलेगी और उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में खींचातानी भी बढ़ेगी। और ये हम सुनते ही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी। इस सब की भूमिका तो बनती चली आ रही है। और जो ये वर्ष है इसमें चूंकि शनि जो है मीन में है, जी, इस पूरे राहु वर्ष कुंभ में है, मीन में द्विद्वादश, Yes. केतु सिंह में है जो कि राजा का सिंहासन है सूर्यदेव का, और उसमें षडाष्टक है। यानी शनि और केतु में षडाष्टक है, राहु और शनि में द्विद्वादश है। तो जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन आता है बड़ा, तो या तो इनसे षडाष्टक हो जाता है या समसप्तक हो जाता है या इनके साथ ओवरलैप हो जाता है। जैसे मैंने बताया फरवरी के माह में 5 प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनेगा मकर राशि में, तो ये द्विद्वादश हो गए, षडाष्टक हो गए केतु के साथ। उसके बाद ये जो सूर्य का जो योग है ये राहु के साथ बनेगा। जी।
फिर बनेगा शनि के साथ, तो ये पितृदोष और ये बड़ा ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनता है। ओके। और मैं आपको बता दूं, जो मैं परिस्थितियां मुंडेन अफेयर में देख रहा हूं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने बहुत सेंसिटिव होंगे। इनमें कोई भयंकर युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि ये राजा का वर्ष है एक। जी हाँ। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ये न्यूमेरोलॉजी से है कि हमारा जो 19 मार्च 2026 से विक्रम संवत 2083, अभी 2082 चल रहा है, 2083, 19 मार्च 2026 से जो प्रारंभ होगा, उस विक्रम संवत का नाम ही रौद्र है। रौद्र के नाम से ही पता आपको लग रहा है, यानी प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ रही है। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भयंकर तूफान, सुनामी, भूकंप, ये जो बोलते हैं लैंडस्लाइड, ज्वालामुखी का फटना जब सूर्य उच्च में होगा अप्रैल से मई के बीच में, तो ये घटनाएं घटित होंगी। बहुत से फैक्टर हैं। मतलब ग्लोबल लेवल पे आपको ये कुछ और पता होगा। जो है हमारे वैदिक में जब विक्रम संवत प्रारंभ होता है, आकाशीय काउंसिल में एक मंत्री परिषद का निर्माण होता है। तो इस वर्ष का जो राजा है वो तो गुरु है, राजा गुरु है, सूर्य नहीं है। राजा गुरु है। शस्य भी जो है गुरु है, जो मंत्री है वो मंगल है, जो दुर्गेश है वो चंद्रमा है। यानी कि विक्रम संवत जो कि रौद्र संवत है, उसमें सूर्य ग्रह मंडल के राजा सूर्य को कोई भी रोल नहीं मिला है। ओके। यानी अगर हम देखें तो सूर्य का को रोल ना मिलने के कारण ये राजा के विहीन है, राजा विहीन संवत है। इससे ये जाहिर होता है कि संसार में बहुत से सत्ता परिवर्तन होंगे और विश्व में जो देशाध्यक्ष हैं, राजा लोग हैं, उनको अपनी बहुत ज़्यादा सुरक्षा रखनी चाहिए। उनकी जो जान माल की क्षति हो सकती है, छत्र भंग हो सकता है। और दुर्गेश चंद्रमा, अब चंद्रमा तो नारी का रूप है और उसको आपने जो इंचार्जशिप दे दी दुर्ग की, मतलब राज्य की रक्षा करने के लिए, तो वो कितनी इफेक्टिव होगी आप सोच सकते हैं। उससे क्या होगा, अंदरूनी जो शत्रु हैं, जो घात लगाए बैठे हैं, जिसको आस्तीन का सांप बोलते हैं, वो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी बहुत सक्रिय हो जाएंगे। फिर हमारे जो सनातन धर्म में हर 3 साल के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है, जिसको मल्ल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। वो मास वो होता है जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। 2026 में जो हमारा ज्येष्ठ मास आएगा जी, वैदिक के हिसाब से, वो 1 नहीं 2 होगा, अधिक होगा। यानी एक ज्येष्ठ अधिक होगा जो 17 मई से प्रारंभ होगा और 15 जून तक चलेगा। ओके। इस साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि ज्येष्ठ मास आपको 2 मिल रहे हैं और ये मल्ल मास भी कहलाता है। और इस समय में विश्व में भयंकर युद्ध की स्थितियां बनेंगी। और ये किस महीने के बीच में होगा सर एग्जैक्ट? ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, अप्रैल से जून जुलाई के महीने का समय बहुत ही सेंसिटिव है पूरे विश्व के लिए। मतलब ग्लोबली बहुत कुछ ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं अभी। ओके। उसके बाद इस विक्रम संवत में 2 सूर्य ग्रहण आएंगे या और 1 चंद्र ग्रहण आएगा। ठीक है कि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य तो एक ही है। बाकी विश्व के बहुत से हिस्सों में इनको देखा जाएगा, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत से क्षेत्र हैं ऊपर के जो हैं, इंग्लैंड और यूरोप का क्षेत्र। पहला सूर्य ग्रहण जो आएगा अमावस्या 12 अगस्त को आएगा और पूर्णिमा 28 अगस्त को आएगा। तो ये पीरियड फिर सेंसिटिव हो जाएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतर पे आ रहे हैं और विश्व के बहुत बड़े भाग में देखे जाएंगे। और अगर ये वार छिड़ती है, विश्व युद्ध छिड़ता है, तो या तो ये मिडल ईस्ट में होगा या यूरोप में होगा। तो मतलब 2026 में एक वर्ल्ड वॉर की बहुत बड़ी संभावना बहुत बड़ा जो है
जो है आशंका है, भगवान ना करे, मानवता सुरक्षित रहे और भगवान सद्बुद्धि दे देशाध्यक्षों को, क्योंकि वो ईगो क्लैश से बचें, समझौते की टेबल पे बैठें और जनहित में और समाज हित में और प्रकृति के हित में देखें। अगर न्यूक्लियर वार हो गई तो उसकी जो रेडिएशंस हैं वो अगले 50 वर्षों तक जनजीवन को प्रभावित करते रहेंगे। और ये बड़ा दुखद है कि बड़े बड़े जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो अपने अपने जिसको कहते हैं ना तलवारें भांज रहे हैं, यानी कि अपने एटॉमिक इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग में और एक्टिवेशन में लग गए हैं। तो सोचिए किस हद तक उनकी सोच चली गई है और आपको हासिल क्या होने वाला है। और ये अगर होती है तो थर्ड वर्ल्ड वार होगी। और जो जनक हैं एटम बम के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दे दिया कि एक परमाणु से कितनी एनर्जी ली जा सकती है, जिसको पहले हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है। लॉ ऑफ कण कंजर्वेशन भगवान क्या है? अल्टीमेट एनर्जी है, अल्टीमेट पावर है। यानी उनको उन्होंने जो है ओपन कर लिया और उन्हीं के फार्मूले से सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हुआ। एटम बम गिरा हिरोशिमा नागासाकी पे और जापान सरेंडर कर गया, युद्ध का अंत हुआ। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि भाई अगर आइंस्टीन जी अगर अभी थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो वो कैसी होगी? यहाँ तो एक एक एटम बम ही गिरा है। तो वो कुछ चिंतित हुए, सोचा, तो कहते आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये आइंस्टीन के वर्ड हैं। लेकिन मैं आपको फोर्थ वर्ल्ड वार के बारे में बता सकता हूँ कैसे होगी। अच्छा, तो इतने वो हैरान हुए पत्रकार के, सर जल्दी बताइए कि फोर्थ कैसी होगी? थर्ड के बारे में नहीं बता रहे, फोर्थ के बारे में। फोर्थ के बारे में, यानी जो हम पूछ रहे हैं उससे भी आगे बढ़ के। तो कहते हैं हाँ फोर्थ में बता देता हूँ, वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। ये समझ लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वार का अंजाम क्या होगा। उन्होंने बिटवीन द लाइंस बता दिया है और ये हम यही प्रे करते हैं कि कभी ना हो। लेकिन जिस तरह से नए नए परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं, एक्टिवेट किया जा रहा है, और छोटे छोटे जो उग्रवादी ग्रुप हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये छिड़ जाए। ये बड़ा दुखद है कि मानवता का अंत करके, सभ्यता का अंत करके आपको मिलेगा क्या? और ये जो है युगों युगों से जो है मानव जाति के मेहनत का नतीजा है, जो आज विश्व इस स्तर पे पहुंचा है। ट्रूली सर, हमने काफ़ी बड़े गोचरों की बात की और सबसे बड़ा जो ट्रांजिट है वो गुरु का ट्रांजिट है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरु तो अपनी ही राशि में है, लेकिन आपने मुझे कहा कि अतिचरी हैं। तो ये जो गुरु का ट्रांजिट है, ये क्या हमें बचाएगा नहीं ऐसी कंडीशन से, ऐसी सिचुएशन से? क्योंकि गुरु को सबसे ब्लेसिंग देने वाला प्लैनेट कहा गया। जी हाँ, जो गुरु हैं सबसे शुभ ग्रह हैं, वो अपने शुभ प्रभावों से दूसरे ग्रहों की नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर लेते हैं। लेकिन गुरु खुद अतिचारी हैं, कभी वो सीधे चलते हैं, कभी रिवर्स चलते हैं, यानी गुरु भी कंफ्यूज्ड है। अब गुरु कृपा शिष्यों पे आती है। शिष्य गुरु से कोई बात करके ज्ञान लेना चाहते हैं तो गुरु कहते हैं हटो मैं जल्दी में हूँ, फिर बात करेंगे। यानी गुरु और शिष्यों के बीच का कनेक्शन और संबंध हो ही नहीं पा रहा, वो ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं हो पा रहा। तो गुरु भी बिल्कुल जो हैं हेल्पलेस हैं। वो भी जो सहयोग उनसे मिलना चाहिए शिष्यों को, वो नहीं मिल पाएगा। कर्क में रहेंगे अपनी राशि में 2 जून से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक, लेकिन 18 जून से वो अतिचारी हो जाएंगे। 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह गुरु है और ये 5 घरों का तो साक्षात कारक है। जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा होता है, उसके जीवन का लगभग हर क्षेत्र अच्छा चलता है, हर पहलू अच्छा होता है। सो ही एक्सेल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन इस समय गुरु खुद ही अतिचारी है, बहुत तेज गति से चल रहे हैं। जो राशि वो 12-13 महीनों में कवर करते वो 5 महीने में कर रहे हैं। इतनी तेजी से भाग रहे हैं जैसे वो खुद घबराए हुए और डरे हुए हैं।
या तो जब शिष्य उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, यानी दूसरे ग्रह चाहते हैं कि उनकी कृपा आए, उनकी दृष्टि आए कैसे? वो इतनी तेजी से चल रहे हैं, संपर्क हो नहीं पाता। तो जो गुरु के शुभ फल मिलने हैं वो 2026 में हमको नहीं मिल पा रहे हैं, और ये गुरु अतिचारी अगले 6-7 साल के लिए हैं। तो ये समस्याएं बनी रहेंगी। और गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे अक्टूबर 2026 के एंड में, सिंह राशि में भी गुरु कोई बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते, और जाते ही उनकी मुलाकात केतु से होगी सिंह राशि में, और सामने से राहु की दृष्टि आ जाएगी, और ये रहेगी 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को वो राशि परिवर्तित करने वाले हैं राहु और केतु। तो इस तरह जो मैं देख रहा हूँ मुंडेन अफेयर में ग्रहों की जो स्थितियां हैं, टाइम टू टाइम जो चतुर्ग्रही पंचग्रही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कभी राहु के साथ, कभी केतु के साथ, कभी शनि के साथ, कभी समसप्तक, कभी षडाष्टक, और ये जो ग्रहण लग रहे हैं बड़े, तो इन सब को देखते हुए ये पूरा साल मुझे डिस्टर्ब नज़र आता है। सारे देशाध्यक्ष दिशाहीन हो जाएंगे। आपको न्यू वर्ल्ड, न्यू स्ट्रेटेजी ऑर्डर, न्यू इकोनॉमी ऑर्डर देखने को मिलेंगे। और अगर युद्ध हो गया, सोने चांदी के भाव तो बढ़ेंगे मेटल के, लेकिन जो शेयर बाजार है वो नीचे आएगा। लेकिन खाने पीने की वस्तुओं की शॉर्टेज हो सकती है, उनके भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो ये अगर बुद्धिमता से नहीं चलते हैं देशाध्यक्ष और जो राजा हैं, तो ये राजा का वर्ष है, ईगो क्लैश बहुत है, और कुछ भी जो है वो संसार के लिए बुरे से बुरा हो सकता है। सर, ये तो हमने एक ग्लोबल लेवल पे बात की। अब मैं इंडिया के लिए भी कुछ मेजर प्रेडिक्शंस आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा और डिटेल में, कि ये जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं ये इंडिया के लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। आपने जैसे स्टॉक मार्केट की बात की, यहाँ भी क्या कुछ उतार चढ़ाव होगा इंडिया के लेवल देखिए, पे? अभी जो स्टॉक मार्केट है वो जो है स्टॉक स्पेसिफिक हो गई है, और जो है साइडवेज हो गई है। 2026 में भी आप स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट है स्प्रेड करके लगाइए, गोल्ड में, सिल्वर में, स्टॉक्स में अच्छे में, और म्यूचुअल फंड्स में। अपने आप को सेफ रखिए, बफर जोन में रखिए। बफर जोन ये होता है कि आप इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करें कि कोई भी क्षेत्र फैक्टर होता है, कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, कहीं कुछ प्रॉफिट होता है, मतलब वो एटलीस्ट आपके बेसिक लेवल से नीचे नहीं जाए। तो इस तरह से है कि फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, अनसर्टिनिटीज बहुत हैं जी। और जो मैं भारत के लिए देख रहा हूँ कि भारत में जो मैंने बताया आपको कि ये मकर संक्रांति है जी। और जो नई संवत शुरू होगी रौद्र, ये इतनी फेवरेबल नहीं है। इसमें जो राजा है वो गुरु है, मंत्री मंगल है, शशेष गुरु है, धानेश बुध है, मेघेश चंद्र है और रशेष शनि है, दुर्गेश भी चंद्र है। यानी ग्रह मंडल के राजा सूर्य को इसमें कोई रोल ही नहीं मिला है, जबकि नुमेरो से देखते हैं ये 1 नंबर का राजा का वर्ष है। तो ये विरोधाभास है और ये जो ग्रहण लग रहे हैं ये हमारे भारत को भी अफेक्ट करेंगे। और ये जो आपका संवत शुरू हो रहा है रौद्र, तो हमारी भी जो घटनाएं दुर्घटनाएं हैं मार्च अप्रैल मई जून बहुत सेंसिटिव है। कोई बड़ा युद्ध हमें लड़ना पड़ सकता है, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, प्रकृति रौद्र रूप धारण करेगी। ये सारी समस्याएं देश में हैं क्योंकि आस्तीन के सांप देश में भी बहुत हैं और विदेश में भी बहुत हैं। हमारे पड़ोसी देश की हालत आपको पता ही है और ये बड़ा दुखद है। कुछ दिन पहले हमने देखा सुना कि दिल्ली में लाल किले के पास एक आतंकवादी हमला हुआ, शाम के समय कार में बम फटे हैं। ये अभी जो भी उसकी डिटेल पता लगेगी, कुछ काफ़ी लोग मर गए हैं, 10-12 की गिनती सुनी थी, 30-40 घायल हुए हैं। एग्जैक्ट गिनती तो
टाइम लगता है और बहुत सी कारें उड़ गई हैं, बहुत सा नुकसान हुआ है। और अगला साल जो मुझे दिखता है वो डिस्टर्ब दिखता है, भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो हमारी मकर संक्रांति कह रही है, मैंने कहा ना उच्च नीच वर्ग में एक तरह का जो है विरोधाभास और मनमुटाव बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। ये उच्च वर्ग के लिए हानिकारक है, निम्न वर्ग के लिए लाभदायक है। और फिर जो रौद्र नामक संवत चेंज होगा, उसमें भी मैंने बताया महंगाई बढ़ेगी, खतरा बढ़ेगा देश के लिए, क्योंकि राजा तो कहीं वहाँ है ही नहीं ना। और अगर जो वर्ष का राजा है वो बृहस्पति है, बृहस्पति तो खुद ही अतिचारी चल रहा है। जब वो खुद अतिचारी है तो वो क्या मदद कर पाएगा? यानी राजा के लिए, भारत के राजा के लिए भी बहुत विषम परिस्थितियां होंगी, सर अतिचारी बहुत चैलेंजिंग होंगी। सर अतिचारी तो मतलब बस मूवमेंट फास्ट हुआ है ना। जी हाँ, आप बहुत तेज दौड़ रही हैं, जॉगिंग कर रही हैं, किसी से बात कर सकती हैं? पॉसिबल है? नो कम्युनिकेशन बंद हो गया ना। यानी आपसे किसी को कोई सजेशन या हेल्प मिलनी पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल वही बात है प्रकृति में, जो ग्रहों की प्रकृति है वो मानव पे पूरी तरह एप्लीकेबल होती है। यत पिंड तत् ब्रह्मांड, यस तो पूरी वही है। जो हमारा नेचर है, बिहेवियर है, सारा ग्रहों से कंट्रोल है। जी। तो अगले साल जो भारत के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं कहा जा सकता। हाँ, मैं यही कहूँगा कि हमारी जो सरकार है, जो राजा हैं, वो बहुत सजग हैं, बहुत कैपेबल हैं, और उन्होंने प्रूव किया हर तरह की परिस्थितियों को उन्होंने नियंत्रित किया है, और वो विषम परिस्थितियों को फिर से पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए और नियंत्रण में लाने के लिए, राइट डायरेक्शन पे ले जाने के लिए पूर्णतः सक्षम है। सिर्फ इतना है कि उनको भी अपनी सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए और ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, और पड़ोसी देशों से और जो घर के अंदर आस्तीन के सांप हैं उन पे कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जी सर, आई एम श्योर कि जब हम थोड़ा नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक भय आता है। तो उसी नोट पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किन एरियाज में कुछ बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है 2026 में इंडिया के लिए? आई एम श्योर ऐसा भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव है। हर अंधकार में रोशनी की किरण होती ही है। हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इस साल क्वांटम लीप ले जाएगी, बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि भारत की जो देश की महादशा है वो 9 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन से मंगल की शुरुआत हो चुकी है, मंगल की महादशा। तो हमारे जो मंगल, सेनापति मंगल का ही ये वर्ष 2025 गया है। हाँ बिल्कुल। तो ये सेनापति है, तो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस होगी। और जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसमें ब्रह्मोस का कमाल तो हम देख चुके हैं, और आज ब्रह्मोस के लिए बहुत से देश भारत को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत उनको दे। बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट है वो मैनीफोल्ड होगा। भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। हालांकि चौथी सैनिक शक्ति है, लेकिन हमारा जो गैप है तीसरी सैनिक शक्ति और चौथी सैनिक शक्ति के बीच का बहुत बड़ा है, वो कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तीसरी सैनिक शक्ति ही हो जाएंगे 2026 में, वो हम होंगे आगे आने वाले समय में, और 2031 से पहले पहले हम संसार की तीसरी बड़ी सैनिक शक्ति भी होंगे। अगले वर्ष में हम जो है बहुत से ये डिफेंस सेक्टर में नए नए जो हथियार बना पाएंगे, जिससे हमारी क्षमता और मजबूती बढ़ेगी, डिफेंस मजबूत होगा। आज के दिन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा है, पड़ोसियों से भी, दूर के देशों से भी, और आस्तीन के सांप जो घर में हैं उनसे भी। तो ये हमारी साइंस टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाने वाला है। हमारी जो सेना मजबूत होगी, हमारी जो खिलाड़ी हैं ना, हम जो खेलों में प्रतियोगिताओं में बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत, क्योंकि मंगल जो है
उसकी महादशा है, सूर्य का ये वर्ष है। इंडिया के लिए मंगल की महादशा चल रही है अभी। हाँ, मंगल की महादशा 2032 तक चलेगी। Okay. और अगले साल मंगल में राहु आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा देते हैं दोनों मिलके। और अदृश्य टेक्नोलॉजी, मंगल राहु जो है वो छाया ग्रह है, दिखता तो है नहीं लेकिन अफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विशालकाय है हर जगह, दिखता नहीं है। और जो खेलों में, खेल कूद में जो हमारी मजबूती आएगी, हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, उसका कमाल तो हमारी लड़कियों ने दिखा दिया है। हमने देखा कि जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है उसने 2025 का वर्ल्ड कप जीता है। क्या कभी हमने सोचा था ऐसा? तो ये अद्भुत है। जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई है और आगे बढ़ती चली जाएगी तो इस क्षेत्र में प्रगति होगी। और जैसा मैंने बताया, साइंस टेक्नोलॉजी में माइक्रोचिप्स बनने की तैयारियां हो रही हैं और इसका जो शुरुआत होगी 2026 से, वो आगे बढ़ते बढ़ते हमें विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में लेके जाएगी। और मैं ये कहूँगा कि इस साल में जो जनमानस है हमारा, देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करें, सूर्य की आराधना करें, हनुमान जी की भक्ति करें। और ये सनातन का देश है, सबसे प्राचीन सतयुग से हमारी परंपराएं हैं। आज भी हमारे साधु संत बहुत सक्षम हैं। वो जो हैं, जो तपस्या करते हैं, जो यज्ञ हवन करते हैं, उसमें देश की सुरक्षा को और शांति को और विश्व शांति को प्राथमिकता देते हुए प्रार्थनाएं करें तो ये साल भी हमारा बहुत उपलब्धियों से भरा हो जाएगा। बहुत सुंदर सर। इसी से मैं राहु केतु का जो गोचर है उस पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कि वो तो 2026 के एंड में ही हो रहा है, तो फिर उनकी एनर्जी कैसे अफेक्ट करेगी? देखिए, ऐसा है कि जो भी बड़े प्लेनेट हैं अपने ट्रांजिट से कुछ दिन पहले, कुछ 20 दिन 30 दिन इस तरह थोड़ा सा अफेक्टिव होना शुरू होते हैं अगली राशि के प्रति। ओके। तो मान लीजिए वो 5 दिसंबर से कुछ टाइम पहले, महीना पहले शुरू हो जाते हैं, तो नवंबर से आपको उसका अफेक्ट मिलने लगेगा कि राहु जो है वो आ जाएगा मकर राशि में, शनि की राशि में आएगा। और पहले भी शनि की राशि में है, कुंभ भी शनि की राशि है। तो यानी उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो शनि का ही रहेगा। और राहु शनिवत होता है तो वो प्रभाव शनि के देते हुए, लेकिन वायु तत्व की राशि है कुंभ और वो पृथ्वी तत्व की राशि है। यानी राहु जो है अब धरती पे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ओके। तो 2026 में एंड होते होते राहु का जो धरती पे प्रभाव बढ़ेगा। तो राहु क्या है? छाया ग्रह है। वही मैंने जो कहा, साइंस टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देगा आगे की तरफ। और जो है राहु नीच जातियों का भी कारक है। और मैंने कहा मकर संक्रांति, तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होंगी। आज हम जो बात करते हैं दलित वर्ग की या पिछड़ों की, या जो हमारे पॉलिटिक्स में बात हो रही है जातिगत जनगणना की, वो मूर्त रूप ले जाएगी, यानी वो शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो हमने मेजर ट्रांजिट्स को समझा, हमने ग्लोबल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे कुछ मेजर प्रेडिक्शंस की बात की। सर आई एम श्योर कि इससे ना लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय आ जाता है कि अगर इतना हैवी एनर्जी के साथ ईयर आ रहा है तो पता नहीं क्या कुछ होगा। ऑल्दो हम इंडिविजुअल लेवल पर भी राशिफल की बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, बट अगर मैं जनरल लेवल पे कुछ रेमेडीज आपसे जानूँ जो हर कोई कर सकता है ताकि 2026 जो सूर्य की एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहे उनकी लाइफ में, तो ऐसी कोई रेमेडीज? देखिए, हमने जो चर्चा की है कि गुरु सबसे शुभ ग्रह हैं और ये सभी नेगेटिव प्लैनेट्स के इफेक्ट को बैलेंस करते हैं। लेकिन जब ये खुद अतिचारी हैं, वक्र गति से भी चलेंगे, अतिचारी चलेंगे, राशि परिवर्तन शीघ्रता से करेंगे, तो इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हम कुछ उपाय करके गुरु के प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने देश के लिए। डेली माथे, नाभि, जीभ पे केसर लगाइए, ये गुरु की वस्तु है। आप प्रतिदिन हल्दी युक्त जल पीपल की जड़ में समर्पित करें एक्सेप्ट संडे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, गुरु के प्रभाव अच्छे हो जाते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन। भगवान विष्णु को 1000 नामों से याद किया जाता है, प्रे किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, आपके पास समय है,
तो आप विष्णु पुराण पढ़िए, गुरु के प्रभाव बहुत अच्छे होंगे। जब घर के बड़े विष्णु पुराण का पाठ करें तो ये परिवार पूरे को लाभ देता है, पूरे परिवार को, क्योंकि वो परिवार के बड़े हैं, वृक्ष हैं। तो इस तरह के उपाय करके और गाय की सेवा करते रहिए। गाय का आशीर्वाद जो है अल्टीमेट है। इन उपायों से आपका ये वर्ष अच्छा चलता चला जाएगा। और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की भक्ति आप करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। इन उपायों से आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़ेगी, आपको सुरक्षा की भावना आएगी, विल पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। तो ये उपाय सबको कर लेने चाहिए। जी सर, जाते जाते आप कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को एड्रेस कर जाना चाहेंगे जो शायद मुझसे कहीं मिस हो गया हो आपसे पूछना? जी हाँ, अपने माता पिता की सेवा करें, उनका कहना मानें, और ये जो उपाय मैंने बताए हैं इसमें से जो भी आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से पॉसिबल हैं वो आप करते रहिए। और सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। तो आपका जो है ये समय बहुत अच्छा चलता जाएगा। और हमारे सनातन की परंपरा भी यही है, सोच भी यही है कि हम अपना नहीं, पूरी प्रकृति का सोच के, पूरी मानवता की सोच के साथ चलते हैं। और हमेशा हम सनातनी ये कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय। जय श्री राम। बहुत सुंदर सर, एंड आई एम श्योर कि लोग इन रेमेडीज़ को ज़रूर करेंगे और अपने 2026 की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमने इसमें 2026 यानी सूर्य के साल को लेकर कुछ मेजर प्रेडिक्शंस किए हैं, इंडिया के लिए, ग्लोबली क्या कुछ होने वाला है, और कुछ जनरल रेमेडीज़ भी आप सबके लिए डिस्कस की हैं। कुछ मेजर ट्रांजिट्स की बात की हैं कि जब वो ट्रांजिट होंगे तो क्या 2026 की एनर्जी होगी। देखिए, किसी भी पॉडकास्ट का इंटेंशन, स्पेशली ऐसे पॉडकास्ट का जहाँ पर हम प्रेडिक्शंस करते हैं, वो किसी में भय पैदा नहीं करना होता, जस्ट एक राइट गाइडेंस आपको देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, और उन्हीं के बेसिस पे आपको रेमेडीज़ भी आज हमारे गेस्ट ने दी। सो आई एम श्योर कि आप उन रेमेडीज़ का पालन करेंगे और अपने 2026 को अलाइन करेंगे। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।